हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त विजयनगर साम्राज्य हम लोग देख रहे थे, उसके आगे अब देखते हैं हम लोग दोस्त सालू वंश। तो विजय साम्राज्य के अंतर्गत सालू वंश को हम लोग देखेंगे दोस्त। तो LTGIC प्रवक्ता और UPTGT PGT की हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्त प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक हम लोग विजय साम्राज्य तक पहुंच चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं सालू वंश इसी क्रम में। तो सालू वंश की में शासन किया है भैया 1485 से 1505 ईस्वी में। तो विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सालू ने 1485 में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संगम वंश प्रथम बलापहार के द्वारा फेंक दिया गया। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह ने सेना के शक्तिशाली करने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। सालू नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षण के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया। अवसर पाकर नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। इमाडी नरसिंह सालू नरसिंह का पुत्र के वयस्क होने पर उसका अपने संरक्षण नरसा नायक से विवाद प्रारंभ हो गया। इस पर नरसा नायक ने उसे पेनुकोडा के किले में नजरबंद कर लिया। नरसा नायक ने चोल पांड्य और चेर राज्यों पर आक्रमण किए और इन तीनों के शासकों को विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या तुलु राजवंश की स्थापना की। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए देख लेते हैं अगला राजवंश क्या है दोस्त। तो अगला राजवंश भैया तुलु राजवंश। तुलु राजवंश। तो तुलु राजवंश ने 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया है दोस्त। वीर नरसिंह के इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई है। वीर नरसिंह के इस कृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष पैदा हो गया। वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोहों एवं बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहा। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनारूढ़ हुआ। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य में महानतम एवं भारत के महान शासकों में से था। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। कृष्णदेव राय बड़ी विषम परिस्थितियों में सिंहासन रूढ़ हुआ। विजयनगर के अनेक सामंत शासक विद्रोही हो गए थे। उड़ीसा के गजपति नरेश साम्राज्य ने पूर्वी और उदयगिरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उत्तर एवं पश्चिम में क्रमशः बीजापुर और पुर्तगाली भी विजयनगर पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे। सर्वप्रथम उसने विद्रोही सामंतों का दमन किया। 1513 में उसने गजपति शासक से उदयगिरी जीता तथा सबसे महत्वपूर्ण 1520 ईस्वी में उसके बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय ने बीदर और गुलबर्गा पर अधिकार करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर आसीन हुआ और इस उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, जिसका मुख्य कारण था पुर्तगालियों का बीदर से शत्रुता तथा घोड़ों
की आपूर्ति था दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। पुर्तगालियों ने विजयनगर के साथ संधि की शर्तों के अंतर्गत केवल मात्र विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचने का वचन दिया था। 1510 ईस्वी में अलुगापुर ने फादर लुईस को कालीकट के जामोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौते करने और भटकल में एक कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगने के लिए विजयनगर कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था। कृष्णदेवराय एक महान सेनानायक एवं विजेता ही नहीं अपितु एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचना किया है। उन्होंने इस ग्रंथ में राजस्व के विनियोजन एवं अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष बल देते हुए लिखा है कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक महान प्रशासक होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों का उदार संरक्षक भी था, जिसके कारण वे अभिनव भोज के रूप में प्रसिद्ध हुए। आगे देख लेते हैं भैया अगला। उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते हैं, अतः उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रथम थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्हें कृष्णदेवराय ने विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों आदि निर्माण करवाया। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुर नगर की स्थापना की। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और कुछ समय तक कृष्णदेवराय के दरबार में भी रहा। पायस ने श्री कृष्णदेवराय के व्यक्तित्व और उसके शासनकाल का विस्तार से विवेचन करते हुए लिखा कि वह अत्यंत विद्वान और सर्वगुण संपन्न रेस जैसा कि शायद ही कोई अन्य हो सके। वह एक महान शासक एवं एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति था। पायस ने विजयनगर की राजधानी अतिशय प्रशंसा की है और लिखा है कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो न बिकती हो। विजयनगर के आकार का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आकार वह विजयनगर रोम के समान विशाल एवं सुविस्तृत है। इस नगर में असंख्य लोग निवास करते हैं, जिसकी संख्या में मैं भय के कारण उल्लेख नहीं कर रहा हूँ कि इसे अतिशयोक्ति न माना जाए। कृष्णदेवराय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने भी यात्रा की, जिसे समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सती प्रथा का उल्लेख भी किया है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे। कृष्णदेवराय ने बंजर एवं जंगली भूमि के कृषि योग्य बनाने की कोशिश की। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त करके अपनी प्रजा को करों से राहत दी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में श्री कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। उसने हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। वह हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों का समान आदर करता था, यद्यपि उसकी अपनी आस्था वैष्णव धर्म में थी। अच्युत देवराय अगला शासक कौन हुआ भैया? अच्युत देवराय 1529 से 1542 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने 1529 ईस्वी मृत्यु के पूर्व अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया। उसने कृष्णदेवराय के जमाता राम राय को शासन में सहभागी संयुक्त बनाया।
अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अच्युत ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। सदाशिव 1542 से 70 ईस्वी तक शासन किया। 1570 ईस्वी तक सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र शासक था। शासक की वास्तविक शक्ति आरवीडू वंशी मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय की नीति का महत्वपूर्ण लक्षण दक्कन की सल्तनत के झगड़ों में उसका सक्रिय हस्तक्षेप, जिससे उनकी सफलता मिली। इसके पूर्व की नीति का पालन किसी विजयनगर शासक ने नहीं किया है। उसने पुर्तगालियों से एक व्यापारिक समझौते किए, जिसमें बीजापुर के राजा को घोड़े की बिक्री बंद कर दी गई। राम राय ने विजयनगर की सेना में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती शुरू की। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 13 जनवरी 1565 ईस्वी विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण सल्तनतें इतनी आशंकित हो गईं कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। उन्होंने अपने शत्रु को पराजित करने के लिए एक सैनिक महासंघ का गठन किया। विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ आदमनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसे शामिल न हुआ। युद्ध की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के विजयनगर के मुदगल आधुनिक किलों वापसी की मांग द्वारा की। राम राय ने इस मांग को ठुकरा दिया। 23 जनवरी 1565 में संयुक्त सेनाओं को तालीकोटा रसिड़ी तगड़ी बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना बुरी तरह पराजित किया। 70 वर्षीय राम राय वीरतापूर्वक लड़ा गया, किंतु उसे घेर कर मार डाला गया। विजयनगर शहर को निर्ममतापूर्वक लूटा गया। बन्नी हट्टी या तालीकोटा के युद्ध में सामान्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा थी। यह एक प्रकार का राजनीतिक युद्ध था। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवेल था। उसने लिखा है कि तीसरे दिन के अंत का प्रारंभ देखा। विजयी मुसलमान रणक्षेत्र में विश्राम तथा जलपान के लिए ठहरे थे, पर जब वे राजधानी पहुंच चुके थे तथा उस समय के बाद 5 महीने तक विजयनगर में चैन नहीं मिला। उन्होंने नदी के निकट विट्ठल स्वामी के मंदिर के सान में सजे हुए भवनों को भयंकर आग लगा दी। दक्कनी सल्तनतों ने पुनः आपसी मतभेदों से विजयनगर साम्राज्य का राम राय के भाई तिरुमल के अधीन पुनः शक्ति प्राप्त करने का अवसर दिया। अगला राजवंश देख लेते हैं तो आरवीडू वंश 1570 से 1649 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने वेणुगोड़ा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। 1570 ईस्वी में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके आरवीडू वंश की स्थापना की। वेंकटद्वितीय 1586 में वेंकटद्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। कालांतर में मुख्यालय पेनुकोड्डा स्थानांतरित किया। उसने विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जा सकता है, जिसने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। 1612 में राजा ओडेयार ने उसकी वेंकटद्वितीय अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट या हारने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट का स्पेन फिलिप द्वितीय ने सीधा पत्र व्यवहार 1598 में वेंकट
ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में स्वागत किया। विक्रमादित्य की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, उसे यूरोपीय चित्र बहुत पसंद थे। इसके 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में रखे। आरवीडू वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रही, लेकिन विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो ये रहा दोस्त आज की महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगे। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।